तो हम इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, असर्शन रीजन वाले कुछ क्वेश्चंस हम शुरू कर रहे हैं अभी। ये देखो, पहला क्वेश्चन ये सामने स्क्रीन पर है, इसे थोड़ा सा आप सोचो। ये तो असर्शन रीजन तो वही है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। ए कब बोलना है, बी कब बोलना है, सी कब बोलना है, डी कब बोलना है, दोनों करेक्ट हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए बोलोगे। ए सही है, असर्शन रीजन भी सही है, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है तो आप बी बोलोगे। ए ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है तो आप सी बोलोगे। डी जो है, ए फॉल्स होगा, रीजन ट्रू होगा, तब आप डी बोलोगे। तो यहां जो सामने एक क्वेश्चन गिवन है हमें, इसमें पाई ओवरलैप की बात की गई है। क्या क्वेश्चन गिवन है? फॉर पाई ओवरलैप द लोब्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई। मीनिंग समझाता हूं मैं इसका क्या है। मीनिंग है इसका, जब भी कोई हम पाई बॉन्ड बनाते हैं तो पाई बॉन्ड किस तरह से बनता होता है। मोर और लेस पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे मान लो एलिमेंट ए, एक मिनट होल्ड करना जरा, ये लिख नहीं पा रहा है मार्कर। मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो हमारे पास एक पाई बॉन्ड होता है, किस तरीके का पाई बॉन्ड होता है। ए बी सपोज करते हैं हमारे पास है, ए है उसके साथ एक बी लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में मान लो एक पाई बॉन्ड है। ये एक पाई बॉन्ड हमने बनाया। न्यूक्लियस होता है, यहां न्यूक्लियस है, इस पोजीशन पर न्यूक्लियस है, पाई बॉन्ड इधर है। तो न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच में जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी डेंसिटी 0 होती है। ये इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के बीच में नहीं होते। एक वर्ड था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? यानी जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, उसको तो हम ऑर्बिटल बोल देते हैं। अब जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, मान लो एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये इसके साथ स्क्वीज कर गया, मिल गया, तो अब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं एक टर्म साइ से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। फॉर पाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, साइ मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज 0 अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है? दो न्यूक्लियर के, न्यूक्लियस के बीच में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी कहां है? यहां, जहां मैंने ये लाइन खींची है ऊपर, इधर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी। दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन किसके पाए जाते हैं? सिग्मा बॉन्ड के। अगर यहां पाई की जगह सिग्मा होता तो हम बोलते कि साई की जो वैल्यू है वो 0 ना होकर मैक्सिमम होगी। तो फॉर पाई ओवरलैप द लोब्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई। ये बात करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? जो हमारे पास ये एक न्यूक्लियस को जोड़ने वाली लाइन होती है, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होते हैं और वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये वाली बात भी ठीक है। फॉर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, साई मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग
electrons is zero along internuclear एक्सेस। दोनों न्यूक्लियस के बीच में पाई बॉन्ड नहीं हो सकता, सिग्मा हो सकता है। ये वाली बात भी ठीक है, दोनों बातें करेक्ट हैं, लेकिन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहां ये परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर होना तो एक और पॉसिबिलिटी थी ना, परपेंडिकुलर तो सिग्मा ऑर्बिटल भी होता है भाई। ये एक्सिस है न्यूक्लियस का, बॉन्डिंग वाले पार्ट को सोचो आप, जब हम बॉन्डिंग बनाते थे, ये न्यूक्लियस का एक्सेस हो गया, एक्स मान लेता हूं मैं। पाई ऑर्बिटल क्या है, ये कौन सी किस चीज का एक्सेस बनाया मैंने, सिग्मा ऑर्बिटल का। हेडवाइज ओवरलैप होता है ना सिग्मा में, सिग्मा में सिग्मा के परपेंडिकुलर क्या है, ये पाई ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये तो सिग्मा बॉन्ड के भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, पाई बॉन्ड के भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन तो करेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों बातें ये करेक्ट हैं। मींस ए भी ठीक है, assertion इज करेक्ट, रीजन भी ठीक है, रीजन इज करेक्ट, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर। तो मुझे इसका आंसर करना चाहिए, इफ बोथ ए एंड आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर आ जाएगा बी। इस क्वेश्चन को फाइनलाइज मुझे करना चाहिए, फाइनल आंसर करना चाहिए इसका बी। सोचो इसे, अगर कुछ डाउट है तो मेरे से पूछो। दूसरा क्वेश्चन है ये, इसे थोड़ा ध्यान से देखो, पढ़ो, फिर सॉल्व करो। हमें एक ये दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr3 पॉजिटिव कंटेनिंग 21 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में। भाई क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। जब 3 पॉजिटिव बना दोगे तो 24 में से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे, कितने बचेंगे, 21 इलेक्ट्रॉन। तो कंटेनिंग 21 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, ये एटॉमिक नंबर नहीं लिखा है क्रोमियम का, कभी कंफ्यूज हो जाओ। इज सेम, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, इज सेम एज दैट ऑफ स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रोमियम 3 पॉजिटिव में भी 21 इलेक्ट्रॉन आ गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। स्पीशीज हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी देखेंगे इसे कि बात ठीक है या नहीं, अभी तो मैंने लैंग्वेज समझाई है आपको। रीजन पर आए, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही तो लिखते हैं ना, 1s 2s2p 3s3p 4s3d। ये इंक्रीज ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या था, बढ़ती हुई एनर्जी के ऑर्डर में हम लिख रहे होते थे। यहां तक तो बात ठीक है। एंड ऑल्सो फिलिंग फॉलोज पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल। बिल्कुल ठीक बात है ये भी। भाई अगर मुझे P3 लिखना है तो P3 में तो हुन्स रूल भी फॉलो होगा। हुन्स रूल कैसे फॉलो होगा, ये मैं ऐसे लिखूंगा 1 2 3, ऐसे लिखना करेक्ट, कैसे लिखना गलत, ऐसे लिखना गलत, 1 2 3 ये लिखना गलत। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, इसके बारे में हमें बात पता चल गई कि ये स्टेटमेंट ठीक स्टेटमेंट है। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम का लिखते हैं हम, क्रोमियम एटम का लिखा मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s 2s2p 3s3p 4s3d, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24। ये तो होना चाहिए था, लेकिन क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना होकर
क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाता है। याद रखना इस बात को, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए जस्ट हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में पहुंच जाता है। 1s 2s2p 3s3p 4s3d 3d आ गया मेरे पास 5, 4s आ गया 1, बाकी ये क्यू के तू रहे। अब मैं क्या करूं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं मुझे। कहां से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे इंक्रीसिंग एनर्जी से। कैसे, 1s 2s2p 3s3p 3d 4s फील्ड हैं। अब ये तो मैंने खाली का ऑर्डर लिखा था, फील्ड का ऑर्डर क्या आएगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, और यहां कितना आ गया 5, यहां कितना आ गया 1। अब मैं इन इलेक्ट्रॉन को निकाल कर क्रोमियम 3 पॉजिटिव बनाता हूं, Cr3 पॉजिटिव बनाना है मुझे। 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा एग्जिट। 3 इलेक्ट्रॉन को एग्जिट कैसे मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन एस वाला बाहर चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, इसमें से करेंगे -2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां से माइनस करता हूं तो यहां बच गए 3, तो 1s 2s 2p 3s3p एंड 3d। 3d कितना बचा, 3 बचा। ये कॉन्फ़िगरेशन रहा 3d3 वाला। अब किससे कंपेयर करना है इसको, क्रोमियम 3 पॉजिटिव को कंपेयर करना है स्कैंडियम से। Sc स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, 1s। अब मैं फिलिंग कर रहा हूं, 2s2p 3s3p 4s3d। कैसे लिखूं मैं, यहां 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 एंड 3 23। ये आ गया कंडीशन, 3d3 वाली कंडीशन आ गई। अब बताओ मुझे, आप सोचो, अब सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव इज सेम एज दैट ऑफ स्कैंडियम which is isoelectronic, both scandium and chromium 3 positive are isoelectronic। तो ये बात क्या करेक्ट होगी, ये जानना चाहता हूं मैं आपसे। सर बहुत करेक्ट होंगे। आंसर आप दोगे, मैं नहीं दूंगा। ये यहां मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा है ये करेक्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 का एटॉमिक नंबर 21 का क्या आएगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 1 आएगा, जबकि यहां पर 3d3 आ रहा है। ये 3d3 हुआ, ये 3d 1 हुआ, तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अलग है। हमसे पूछा है तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मीन्स दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 21 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। स्कैंडियम में 3d में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जबकि क्रोमियम में 3d में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो असर्शन गलत है, असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन हो गया रॉन्ग। रीजन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, करेक्ट, रीजन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, यहां डी ऑप्शन आना चाहिए। ए इज फॉल्स, असर्शन इज रॉन्ग, बट रीजन इज ट्रू। तो हमें इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रिपोर्ट करना चाहिए डी।
डी आंसर इसमें हम रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद ये हमने दूसरा एक और क्वेश्चन शुरू किया। बाकी assertion रीजन तो वही वाला पार्ट है। assertion में गिवन है द थर्ड एनर्जी लेवल देयर आर 3 सब शेल्स। देखते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, इन्हीं को तो एनर्जी लेवल कहते हैं। एनर्जी लेवल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहले एनर्जी लेवल में सब शेल की संख्या 1 होगी, जिसको हम एस ही बोलते हैं। दूसरे एनर्जी लेवल में सब शेल की संख्या 2 होगी, 2 हो जाएगी। एक एस होगा, एक पी होगा। तीसरे एनर्जी लेवल में सब शेल की संख्या 3 होगी, एक एस होगा, एक पी होगा, एक डी होगा। चौथे एनर्जी लेवल में सब शेल एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है। रिकॉल करो, याद कर लो। एस, पी, डी और एक और होता है एफ। तो इन थर्ड एनर्जी लेवल देर आर 3 सब शेल्स। अब ये आप डिसाइड करना कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। रीजन फॉर n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू सब शेल n इज इक्वल टू 3। L क्या? एजिमुथल क्वांटम नंबर। L मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर या तो 0 होता है, या 1 होता है, या 2 होता है। मींस या तो S होता है, या P होता है, या D होता है। इसीलिए तो 3 है संख्या। ये हो गया रीजन। फॉर n इज इक्वल टू 3, जब n की संख्या हम 3 रखते हैं तो एक रूल है हमारे पास, L की वैल्यू या तो 0 आती है, या 1 आती है, या 2 आती है। L की वैल्यू n-1 तक आती है ना, तो n-1 तक की वैल्यू ये रखी है हमने। हमें क्या करना चाहिए इसमें? assertion ट्रू है, रीजन ट्रू भी है, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। इट इज ट्रू। क्यों 3 एनर्जी लेवल हैं? क्योंकि 3 सब शेल। क्यों यहां पर थर्ड एनर्जी लेवल में 3 सब शेल हैं? 3 सब शेल हम एजीमुथल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग बताते हैं, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 0 है। 0 वाले को हम एस सब शेल कह देते हैं, पी वाले को 1 वाले को हम पी सब शेल कह देते हैं, 2 को एजीमुथल क्वांटम नंबर एल अगर 2 है तब हम डी बोल देते हैं। इसलिए हमने बोला यहां कि ये वैल्यूज करेक्ट हैं, 3 हैं। और 3 का मतलब ये हो गया कि ये एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैं। बात मेरी समझ आ रही है? ये सब लोगों को क्लियर होनी चाहिए बात। दैट मीन्स assertion ट्रू, रीजन ट्रू, और दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मीन्स आंसर इज इक्वल टू ए। ये आंसर हमें करना पड़ेगा ए। अगर इसमें कुछ डाउट रह गया है तो मेरे से पूछ ली। इस क्वेश्चन में जो सामने ये लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रल लाइन विल नॉट बी सीन फ्रॉम ए 2px टू 2py ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक ऑर्बिटल से या एक सब शेल से या एक शेल से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पर चला जाना, मूव कर जाना। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन दोनों तरह से हो सकते हैं। लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ट्रांजिशन हो सकता है, यहां से यहां पर। एक ट्रांजिशन ये है। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ सकता है, एक ट्रांजिशन ये है। ठीक है। ट्रांजिशन एक शेल से दूसरे शेल में हो सकता है,
एक सबशेल से दूसरे सबशेल में हो सकता है। एक एस है, 2s है, 2p है, 2p की एनर्जी ज्यादा होती है, आप ऐसे लिखते हो 1s 2s, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p की। ये एनर्जी ज्यादा है तो 2s से इलेक्ट्रॉन उठकर 2p में जा सकता है। जब ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब 2p से वापस 2s में आएगा तो एनर्जी एमिट करना चाहिए इसको। यहां तक की बात भी ठीक है। कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सेम सब शेल में हो सकता है। जैसे मुझे ये इलेक्ट्रॉन दिए गए, एक इलेक्ट्रॉन दिया गया p में, मान लो 2p1 है। अब 2p1 p तो तीन होते हैं, एक px होता है, एक py होता है, एक pz होता है। इन तीनों की एनर्जी px की, py की एंड pz की एनर्जी बराबर होती है। मैं इलेक्ट्रॉन यहां पर लिख दूं या इलेक्ट्रॉन में यहां पर लिखूं, कोई फर्क की बात नहीं है, सेम एनर्जी है। आप इवन लिख भी सकते हो, P1 PX PY PZ कहीं पर भी लिख सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों की क्योंकि एनर्जी सेम है तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके अगर PY में आ गया, ये देखो PX से PY में ट्रांसफर हो गया, तब ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना एनर्जी एमिट होगी, सेम एनर्जी। तब हम बोलेंगे कि यहां पर कोई वेवलेंथ ना तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी इस ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन का मतलब दोनों, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में, हायर से लोअर में भी आ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तो हो गया हमारा पार्ट। अगर कभी डी ऑर्बिटल दिया हुआ है, वहां नहीं चलेगी ये बात। डी ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं ये 1 2 3 4 एंड 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये तो तीनों सेम एनर्जी के हैं, लेकिन एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर आपको याद हो, एक होता है डी जेड स्क्वायर। इसकी एनर्जी अलग, इसकी एनर्जी अलग, इन तीनों की एनर्जी एक जैसी लेकिन इनसे अलग। तो अगर कभी मुझे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ जाता है यहां से यहां पर, तब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। डी एक्स वाई से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में करना पड़ गया तो उनके एक्सेस अलग अलग हैं, उनकी एनर्जी अलग अलग है। लिखते नहीं है हम, लिखते एक ही जैसे हैं। जब डिटेल आएगी तब हम इसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो पी वाला ये क्वेश्चन है, इसे तो ये तो सॉल्व हो ही गया। अगर हम इसे देखते हैं तो सॉल्व हो गया। स्पेक्ट्रल लाइन विल नॉट बी सीन, करेक्ट बात है, ये बात ट्रू है। एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ वेव्स। भाई जब दोनों की एनर्जी बराबर है तो एनर्जी कहां से रिलीज हो जाएगी, ये बात तो गलत लिखी। अगर ये बात ट्रू है और ये भी आपने ट्रू कर दी, इसका मतलब है कॉन्सेप्ट गलत है दिमाग में। ये ट्रू है तो ये तो ट्रू हो ही नहीं सकती। जब दोनों की एनर्जी, कोई स्पेक्ट्रल लाइन नजर ही नहीं आई है, ट्रांजिशन सेम एनर्जी में हुआ है, तो ना तो एनर्जी रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब होगी। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो पहले वाला ट्रू, दूसरे वाला फॉल्स। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स। हमारा आंसर यहां सी होना चाहिए। वेल ये बड़ा एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, हमने किया सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन है जो आया है ये। अब इसमें हमें क्या करना है। emitted radiation will fall in visible range when an electron jump from n is equal to 4 to n is equal to 2, 1 2 3 4 5 6, वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है। n2 से n4 में जंप करा दिया, इसको यहां पर जंप करा दिया। एक तो बात ये हो गई, emitted radiation will fall
इन विजिबल रेंज। अब ये थोड़ा सा वो जो स्पेक्ट्रम लिखा था हमने और रेडिएशन किया था कि बामर सीरीज किस में होती है, लाइमन सीरीज किस में होती है, ये याद होना चाहिए आपको, तब कर पाओगे आप। बामर सीरीज जो आती है विजिबल रेंज में आती है। आपको ये वहां से जो थ्योरी वाला पार्ट है ये बिल्कुल प्योरली याद करने वाला पोर्शन है। तो बामर सीरीज रेडिएशन बिलोंग्स टू विजिबल रेंज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब आप मुझे इसे सोच करके बताओ कि इसका क्या आंसर आपको लिख। तो दोनों बात सॉरी, दोनों बातें इसमें करेक्ट हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए हम क्वेश्चन में आंसर जो है वो ए करेंगे। विजिबल रेंज में फॉल करता है ये बामर सीरीज, और 4 से क्या, 5 से क्या, 6 से क्या, 3 से क्या, अगर 2 में आएगा, कहीं से भी आएगा, 2 में आकर के गिर रही है, इलेक्ट्रॉन हायर से 2 में आता है तो बामर सीरीज होती है। और बाकी सबके नाम इसी तरह से, ये सीरीज से क्वेश्चन आना है, एक ये बात ध्यान रखना, ये जो सीरीज है इससे जरूर क्वेश्चन एक उठाएंगे ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने करने के लिए। हमें ये असर्शन रीजन जो गिवन है इसमें काइनेटिक एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो फोटोन से नॉक आउट हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन आ रहा था E इजिकल टू एच न्यू, ये फोटोन आया, ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, बाहर निकल गया। तो अब जब ये बाहर निकलेगा तो कुछ एनर्जी तो इसको हटाने में चाहिए, और जब ये निकलेगा तो फिर क्या होगा, कुछ और इसको काइनेटिक एनर्जी इसको मूव कराने के लिए भी चाहिए। तो दो चीजें होती हैं, एक वर्क फंक्शन होता है जो इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है शेल से, और फिर उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये सब डिपेंड करता है इस आने वाले फोटोन की एनर्जी पर। तो बात की गई है किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और इंसिडेंट लाइट। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। फ्रीक्वेंसी बढ़ाना एक अलग बात है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन हमने हटाया कुछ एनर्जी उसमें यूज हो गई, जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में इस्तेमाल हो गई। ये जो एनर्जी हम इसे देते हैं ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक काइनेटिक एक वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन हटाने में जो एनर्जी चाहिए प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने इसे एनर्जी दी तो ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है। इस शेल के लिए इलेक्ट्रॉन हटा, कुछ एनर्जी यहां यूज हो गई, जो बच गई एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी। तो हाई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, मतलब एनर्जी E इजिकल टू एच न्यू होता है ना, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो एनर्जी भी बढ़ी। तो मैं यहां एनर्जी बोल रहा हूं, मतलब आप फ्रीक्वेंसी बोल लो। इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो मतलब एनर्जी बढ़ाई, एनर्जी बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए तो कांस्टेंट एनर्जी चाहिए। लेकिन जो हम वर्क फंक्शन के बाद काइनेटिक एनर्जी देखेंगे वो जैसे जैसे ये न्यू बढ़ेगा ऐसे ऐसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। एसर्शन ट्रू है, बात ये पता चली। दूसरी बात, व्हेनेवर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी अलग चीज है। एक तो ये है मैंने फोटोन लिए 15,
एनर्जी बहुत ज्यादा है उसकी। तो ये तो बात हो गई एनर्जी की। मैंने फोटोन लिए 150, लेकिन एनर्जी कम है। तो जब गिनती ज्यादा होगी तो मैं बोलूंगा कि इंटेंसिटी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो, लेकिन फोटोन की संख्या बहुत ज्यादा ले ली तो मैं बोलूंगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा हो गई। वेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज, इंटेंसिटी इंक्रीज की, एनर्जी नहीं, गिनती इंक्रीज की फोटोन की। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ऑलवेज इंक्रीजेस। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे नहीं होंगे, ये तो भाई इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी एनर्जी उसको सप्लाई कर रहे हो, गिनती पर डिपेंड नहीं करता। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटकर बाहर जाने में, आयोनाइज होने में कुछ एनर्जी चाहिए। एनर्जी आपने इसको दे दी। अब ये एनर्जी कम दी, मान लो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए ज्यादा चाहिए थी, तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ई नॉट याद हो अगर आप लोगों को तो। और वो फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट बोलेंगे। ये हमने इसको बोल दिया, ठीक है, सही हो गई बात। तो अब गिनती बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, एनर्जी बढ़ाने से काम चलेगा। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो गिनती तो बढ़ जाएगी फोटो इलेक्ट्रॉन की, लेकिन जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो तभी बढ़ पाएंगे जब हम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से ज्यादा एनर्जी के फोटोन इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रॉन अदरवाइज इजेक्ट ही नहीं होगा। आपने बहुत कम एनर्जी का रेडिएशन दिया, गिनती उसकी बहुत सारी थी, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज्यादा थी, तो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट ही नहीं होगा। तो ये बात तब करेक्ट होती, रीजन तब करेक्ट होता जब ये लिखा होता वेन एवर इंटेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर रेडिएशन, intensity of light of particular energy having minimum energy which is able to eject electron is increased, तब ये बात करेक्ट होती। फिलहाल ये बात करेक्ट नहीं है, इसको सॉरी बोलना पड़ेगा, इसको फॉल्स कहना पड़ेगा स्टेटमेंट को। दैट मीन्स असर्शन सही है, रीजन ठीक नहीं है, फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम रिपोर्ट करेंगे सी। आई होप कि ये वाली बात सब लोगों को समझ आ गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। असर्शन दिया है E by m ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। कैथोड रेज का मतलब इलेक्ट्रॉन है भाई। इलेक्ट्रॉन का तो मास भी फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज भी फिक्स होता है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, तो इसका रेशो भी कांस्टेंट होता है। लेकिन जब हम कोई और न्यूक्लियस ले लेते हैं, प्रोटॉन या हीलियम न्यूक्लियस या कार्बन न्यूक्लियस, अगर एनोड रेज होती तब ई बाई एम कांस्टेंट नहीं होता। फिलहाल ये स्टेटमेंट ट्रू है, बड़ी डिटेल से हमने इसे शुरू में डिस्कस किया था। ई बाई एम ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड मास क्या है? कांस्टेंट, तो उनका रेशो भी कांस्टेंट है। रीजन पर आते हैं, कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही दे दिया यहां जो मैंने अभी बताया आपको, विच इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब उसके सारे पैरामीटर कांस्टेंट हैं, वेरिएबल नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल तो तभी होगा ना। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी न्यूक्लियस का मास कुछ और होता है, किसी का कुछ होता है, चार्ज किसी न्यूक्लियस का कुछ होता है, किसी न्यूक्लियस का कुछ होता है। फंडामेंटल पार्टिकल
वो होगा जिसके पैरामीटर्स कांस्टेंट हो। तो बात ये करेक्ट है, फंडामेंटल पार्टिकल है, इसीलिए E बाई एम इसका कांस्टेंट है। रीजन भी ट्रू है, सही बात है, दोनों एक दूसरे को कोरिलेट भी कर रहे हैं। दैट मीन्स हमें आंसर ए रिपोर्ट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल जो होगा वो ए हो जाएगा। समझ आ गई है ये बात सब लोगों को? यस नेक्स्ट सर। देखो इसके बाद, एस ऑर्बिटल कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। भाई एस ऑर्बिटल क्या, दुनिया का कोई भी ऑर्बिटल 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं करता। बात ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन अगर ये लिखा होता मान लो कि एस ऑर्बिटल, तो हम यस कहते। पी ऑर्बिटल कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। पी सबशेल नहीं भाई, ऑर्बिटल। कंफ्यूजन होगा जब आप सोचोगे, तो ऑर्बिटल को सबशेल, सबशेल को ऑर्बिटल समझ बैठोगे। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। तो हम बोल रहे हैं पी ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, पी जेड में 2 इलेक्ट्रॉन। दुनिया के किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते ही नहीं है। ट्रू स्टेटमेंट है, असर्शन ट्रू है। एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल, सही बात है। पी ऑर्बिटल डंबल शेप्ड होता है, बात सही है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन होना स्फेरिकली सिमेट्रिकल से रिलेटेड नहीं है। पी ऑर्बिटल होता है तो भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी एक्स होता है तो पी एक्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। पी वाई में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कारण नहीं है ये इसका, बात ठीक है, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड चीजें नहीं है दोनों स्टेटमेंट, लेकिन करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, मतलब स्फेरिकल है, ये बात भी ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर मुझे लिखना चाहिए इसका बी। इसको जब एक्सप्लेन किया जाएगा तो इसका आंसर बी किया जाएगा। देखो नेक्स्ट देखो इसके बाद, kinetic energy of photoelectron is directly proportional to the intensity of incident radiation। बिल्कुल गलत बात। काइनेटिक एनर्जी तो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अभी तो थोड़ी देर पहले बताई बात ये सारी। एक इलेक्ट्रॉन कहीं किसी शेल में है, आउटर शेल में, फोटो इलेक्ट्रॉन आपने भेजा, इसकी एनर्जी ई थी, एच न्यू के बराबर है ये। इलेक्ट्रॉन ये तब हटेगा जब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी का फोटोन आएगा। गिनती से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने क्या किया कि यहां कम एनर्जी का फोटोन लिया, कम एनर्जी का फोटोन लिया तो भी नहीं निकलेगा। कम एनर्जी के 4 फोटोन ले लिए तो भी नहीं निकलेगा। एक फोटोन एक बार में टकराएगा, 2 इकट्ठे करके ऐड नहीं कर दोगे दोनों की एनर्जी को। तो इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है। तो इंटेंसिटी का रिलेशन नहीं है काइनेटिक एनर्जी से, आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी का, एनर्जी का डिस्टेंस रिलेशन है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन पर आते हैं। ईच फोटोन ऑफ लाइट, वैसे तो अगर लॉजिक लगाए ना तो दोनों फॉल्स है नहीं, अगर एक फॉल्स आ गया तो दूसरा तो ट्रू निकलेगा ही, क्योंकि दोनों फॉल्स वाला हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए तो ई ऑप्शन देता हूं मैं, ताकि ट्रिक से सॉल्व ना हो, लॉजिक से सॉल्व हो क्वेश्चन। वैसे तो रीजन ट्रू होना ही पॉसिबल है इन 4 ऑप्शन में, तो क्योंकि ये फॉल्स हो गया,
क्योंकि दोनों फॉल्स वाला हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक फॉल्स हो गया अगर, तो अब तो बस ट्रू रखना ही हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। ईच फोटोन ऑफ लाइट कॉज द एमिशन ऑफ ओनली वन फोटोन, वही तो हम बोल रहे हैं। लेकिन एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तब ये एमिट कर पाएगा। तो ये बात ट्रू है। अब गलत बात का सही एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता है। बात गलत है और उसका एक्सप्लेनेशन हम दे दें, तो गलत बात का तो एक्सप्लेनेशन गलत ही होगा। तो इसका मतलब है दे आर नॉट रिलेटेड। आंसर सीधा सीधा डी आ जाए। इस क्वेश्चन का हम फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे डी। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट देखो, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, हाइड्रोजन को छोड़कर सारे मल्टी इलेक्ट्रॉन है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन। द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबशेल हैव डिफरेंट एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, कौन गलत कह सकता है इस बात को। अलग अलग सबशेल, सबशेल ऑर्बिटल नहीं प्लीज। कभी कहो भी पीएक्स में पीवाई में, पीएक्स एंड पीवाई अलग सबशेल नहीं है, एक ही सबशेल के अलग अलग ऑर्बिटल है। बात हो रही है एक अगर 2s है, एक 2p है, तो ये ऑर्बिटल्स अलग अलग हैं। ये ऑर्बिटल के साथ साथ सबशेल भी अलग अलग है। लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी, अलग अलग एनर्जी। बात ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबशेल एक्सपीरियंस डिफरेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए तो ऐसा होता है कि अलग अलग एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए। सोच के देखो, अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट नाम की कोई चीज याद करो, रिकॉल करो अपनी मेमोरी में। न्यूक्लियस होता था, एक शेल होता था, ये शेल, एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिलेशन, बिल्कुल ये सारे रिलेटेड चैप्टर्स हैं सब के सब। शुरू के जो चैप्टर हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर मैं कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां भर रहा हूं पहले, अब न्यूक्लियस के पॉजिटिव के एंड इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब मैं इसे हटाऊंगा तो न्यूक्लियस से खींचेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने दूसरा एक और इलेक्ट्रॉन यहां ला करके रखने की कोशिश की, अब ये इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल करेगा, ये न्यूक्लियस इसे खींचेगा अपनी तरफ। अब मैंने एक तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां रखा, इसका एक पूरी स्क्रीन बनी हुई है, एनवेलप बना हुआ है, ये नेगेटिव है। इस पॉजिटिव एंड इस इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन की एक लेयर बन गई है, कोटिंग हो गई है। जैसे मोबाइल की रेंज कम नहीं हो जाती जब हम किसी थिक वॉल वाले किसी रूम के अंदर जाके बैठ जाते हैं, तो वहां पे मोबाइल की रेंज कम हो जाती है। तो ये एक थिक वॉल आ गई, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कम हो गया, यही स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता रहूंगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट अलग अलग होता चला जाएगा, और इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी है वो अलग अलग आती जाएगी। ये बात ट्रू है और ट्रू एक्सप्लेनेशन भी है। इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबशेल एक्सपीरियंस डिफरेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट। डिफरेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण ही जो इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, मींस आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है, या सबशेल की अपनी एनर्जी होती है, वो अलग अलग होती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ना होता तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, न्यूक्लियस के लिए सेम होती सारी वैल्यूज। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट हर इलेक्ट्रॉन पर अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, हर इलेक्ट्रॉन पर अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो सबकी एनर्जी, सब शेल की एनर्जी, बात पे ध्यान देना मेरा, सब शेल की एनर्जी यानी सारे के सारे टोटल सब शेल की एनर्जी अलग अलग आएगी, क्योंकि सबके स्क्रीनिंग इफेक्ट अलग अलग। तो ये ट्रू निकला, ये ट्रू निकल गया, और ये एक्सप्लेनेशन है एक दूसरे का, ट्रू एक्सप्लेनेशन है। आंसर हमें करना चाहिए इसका ए। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हमने रिपोर्ट किया, दैट इज ए।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। द एग्जिस्टेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हुंड्स रूल। बनाओ पहले ही फॉस्फोरस, देखो क्या है, क्या चीज है, कहां से आई है। एटॉमिक नंबर 15, फॉस्फोरस इज इक्वल टू 15 एटॉमिक नंबर। लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखना पड़ेगा। 1s 2s2p 3s3p 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15। यहां आ जाते हैं। ये 3 कैसे भरे हुए हैं? ये 3 भरे हुए हैं कुछ इस तरह से, 1 2 3। ऐसे ही तो भरेंगे हम, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग भरेंगे। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हम कैसे नहीं भरेंगे इन 3 इलेक्ट्रॉन को? ऐसे करना गलत है। 1 2 3 जहां तक पॉसिबल होता है वहां तक हम डीजेनरेसी मेंटेन रखते हैं। डीजेनरेसी मेंटेन रखने का मतलब है कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स रखते हैं। जैसे एक ये ऑर्बिटल है मेरे पास, एक ये ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल, दूसरा एक और तीसरा पी ऑर्बिटल है जेड ऑर्बिटल। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां भर दूंगा तो रिपल्शन होगा, जिसे हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां लाना चाहूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल करेगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस एनर्जी से बचने के लिए मुझे क्या करना है, यहां की जगह मैं यहां दे दूं, इसको डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में रख दूं, यानी बराबर की एनर्जी के ऑर्बिटल में रख दूं। फिर मैंने तीसरा इलेक्ट्रॉन लिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन लिया तो फिर मुझे इसे पेयर्ड अप कराना पड़ा। रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन मैं यहां ला रहा हूं, ये इसे दूर भगा रहा है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी तो मैं उस एनर्जी को नाम दूंगा पेयरिंग एनर्जी। तो ये पेयरिंग एनर्जी को से बचने के लिए अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब बराबर एनर्जी के, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्युपाइड एंड ओनली देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी बराबर। लेकिन अगर मैं ये कर देता तो इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम। तो ये दोनों बातें करेक्ट बातें हैं और एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मींस इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करना पड़ेगा ए। तो आंसर मैं इस क्वेश्चन का रिपोर्ट कर रहा हूं ए, जो कि एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो मैं मेरे को सॉल्व कर कर रहे हैं रहा हूं इसमें। इस क्वेश्चन को। बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2 पॉजिटिव एंड N2 1 नेगेटिव आर सेम एंड इक्वल टू 2.5। बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। N2 के लिए नाइट्रोजन जो होता है उसके लिए ये ऑर्डर होता है, एक जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का लिखते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2py 2px इक्वल टू पाई 2py। एनर्जी दोनों की बराबर, इससे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा 2pz। फिर आता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। इससे ज्यादा एनर्जी होगी सिग्मा स्टार 2pz की। अब हमें फिल करना है एक ये N2 पॉजिटिव, एक N2 1 नेगेटिव। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए।
2 नाइट्रोजन है तो 7 + 7 14 हो गए। 1 पॉजिटिव है तो -1 कर दिया। 13 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं किसमें? N2 पॉजिटिव में। N2 नेगेटिव में 14 + 1 करना पड़ेगा। +1 करोगे तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 15। N2 1 नेगेटिव में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब फिल करो 1 बाई 1। मैं N2 1 पॉजिटिव का निकालना चाहता हूं। N2 1 पॉजिटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, 2 4, 2 6, 2 10, 11 12, 13 14, और 14 की जगह एक इलेक्ट्रॉन मुझे लिखना पड़ेगा कम। यहां लिखना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। बॉन्डिंग में देखो 2 हो गए, 2 4, 2 6, 2 8 और एक 9, 9 आ गया। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 और 2 4, 9 - 4 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला होता है ना बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। 9 में से 4 गए तो बचे 5, 5/2 करके कर दिया मैंने 2.5। ये आ गया मेरा आंसर। अब मैं क्या करता हूं, N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं। जब मैं N2 नेगेटिव का 1 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो इसका तो है 15। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ 15 है। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 12, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9 10, 11 12। अच्छा तो गड़बड़ कर दिया मैंने, गिनती गलत कर रखी है। 9 10, 11 12 और एक 13 यहां आना चाहिए था। चलो मैं 15 वाले का ही पहले निकालता हूं। 13 14 और एक ये 15, ये आएगा 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 12, 13 14 और एक 15। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 3 4 और एक 5। 10 - 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। इसका मुझे दोबारा करना पड़ेगा कि ये गलत कर दिया था। 13 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने हैं इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में। जब मैं 13 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा तो इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13। 13 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। अब मैं इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करता हूं तो बॉन्ड ऑर्डर में टोटल इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 9 माइनस 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए डिवाइडेड बाई 2। आंसर कैसे ठीक आ गया? गलती से ठीक आ गया। 9 - 4 डिवाइडेड बाई 2, 5/2, 2.5 आ गया। तो 2.5, ये भी 2.5। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। असर्शन इज ट्रू। रीजन पर आते हैं। N2 1 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन N2 1 नेगेटिव। ये कैसे डिसाइड करोगे? इनकी स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? किस बेस पर स्टेबिलिटी डिसाइड की जाती है? स्टेबिलिटी का सीधा रिलेशन होता है बॉन्ड ऑर्डर के साथ। स्टेबिलिटी ऑफ ए गिवन मॉलिक्यूल is directly proportional to bond order. Stability
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कितना, एक का 2.5, दूसरे का 2.5, दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम, तो स्टेबिलिटी हमें सेम डिसाइड करनी पड़ेगी। मतलब दोनों के 2.5 बॉन्ड है, तो ये बात क्या है, N2 1 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल नहीं है। दैट मीन्स ये बात ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। इन्होंने क्या लिखा है, N2 1 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल लिखा है, जबकि बॉन्ड ऑर्डर दोनों के बराबर हैं। बराबर होने का मतलब क्या है कि इसमें स्टेबिलिटी बराबर बराबर आनी चाहिए। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, नॉट ट्रू। कौन सा इसमें करेक्ट आ जाएगा, ए ठीक है, बी ठीक नहीं है, रीजन ठीक नहीं है, तो इसमें आंसर हमें सी रिपोर्ट करना होगा। ठीक हो गई बात, आंसर हमने इसमें रिपोर्ट किया सी।